ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? तो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। अच्छा 2 के पावर n होता है तो 2 है, n का वैल्यू कितना रखोगे? 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। पहला निकल गया। दूसरा हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मेजोमर्स। क्या होता है? 0। मेजोमर्स की संख्या, नंबर ऑफ मेजोमर्स, इसको m से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। अब बोलता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या पूछेगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स जोड़ देंगे, कितना जगह? 2 हो गया, निकल गया। अब क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स, यहां बैठाएंगे ए, एक जगह पे क्या लिखोगे? 2, 2/2, आंसर कितना होगा? पूछेगा रेशमी मिक्सर 2/1 कितना होगा? तो सर ये सब फॉर्मूला कब लगाओगे? जब मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन जब मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। देखो एक Cl ऊपर H नीचे H, इस तरह करके है कोई क्वेश्चन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसको रोटेट कर देते हैं, कर दिए तो क्या हो जाएगा बता तो? CH CH Cl Cl H H। बता तो इस आइसोमर्स में इस आइसोमर्स जाने के लिए क्या बॉन्ड को तोड़ना पड़ा हमें? नहीं। लेकिन एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हमको इससे इसमें जाना है तो क्या बिना बॉन्ड तोड़े संभव है इसमें जाना? नहीं, ये रोटेट नहीं हो सकता है। तो जब बिना तोड़े हुए अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा, इधर से इधर जाने के लिए अगर बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो उसको कॉन्फिगरेशनल, क्या बोलेंगे? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ये बोले थे। अब बॉन्ड को जब तोड़ना नहीं, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेट हो जाता है, तो जब तोड़ना नहीं पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। समझ में गया? अगर उधर से पीछे वाला नहीं दिखता है, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री? अगर लुका छुपी खेलेगा तो ताकेगा इसे, दिख रहा है? इसके और इसके बीच में कितना डिग्री कौन बन रहा है? कुछ बन रहा है, फिर घुमाएंगे कुछ बन रहा है, फिर बन रहा है, बन रहा है नहीं, बहुत सारा एंगल बनेगा। तो इसके और इसके बीच वाला जो एंगल है ना, उसको बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अगर दोनों आमने सामने आ जाएगा तो डायहाइड्रल एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो साइक्लोहेक्सेन ये 3D में देखेंगे तो एक बोट में एग्जिस्ट करता है और दूसरा क्या एग्जिस्ट करेगा? चेयर फॉर्म में। एक बोट फॉर्म और एक चेयर फॉर्म। तो ठीक बोला था वो जो बेयर्स बोला था ना कि अब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आप पता कर रहे हैं कि 1/डेल्टा थीटा या एंगल स्ट्रेंथ, यही ना बताया था? एंगल स्ट्रेंथ, यही ना फॉर्मूला दिया था। बोल रहा है ये जो साइक्लोहेक्सेन आप देखे हैं एक आंखों से, एक 2D में आपको दिखाई दिया होगा 120 डिग्री और ऊपर 109.5 डिग्री, ऐसा होता नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसमें ये हम बताते हैं किस तरह से होता है इसका। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ में आ रहा है? देखो इसमें केस आता है, केस नंबर, इफ मॉलिक्यूल इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ पार्ट। जब मॉलिक्यूल को 2 भाग इक्वल भाग में नहीं बांटेंगे तब कैसे निकालेंगे? उसके लिए यहाँ पे देखो ध्यान से, निकालने का तरीका क्या होता है। फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू 2 के पावर n। फिर निकालना है नंबर ऑफ मेजोमर्स इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ मेजोमर्स कितना हो गया? 0। इसको मेजोमर्स को m से डिनोट कर लेते हैं, इसको ये लिख देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला। फिर पूछेगा दूसरा, क्या क्या पूछ सकता है देख तो। दूसरा पूछेगा नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर, इसका हो जाएगा A/2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A/2। एक और पूछ सकता है नंबर ऑफ, अच्छा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछेगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू A + M, दोनों को जोड़ देना, ठीक है। तो टोपटा कैसे? फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला निकालते हैं, नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर इज इक्वल टू भी यही सेम फॉर्मूला, A/2
टू, बस इतना फॉर्मूला है निकालने का। समझ में नहीं आएगा पहले फॉर्मूला लिखें। जैसे बताओ तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह करके लिखा हुआ है Br CH2CH3Cl, ये क्वेश्चन लिखा हुआ। इस मॉलिक्यूल को क्या दो इक्वल भाग में तुम बांट सकता है कि? देखो तो कहीं से काटो कि दो इक्वल भाग में बटेगा, नहीं ना, नहीं बटेगा। अब जब नहीं बटेगा तो हमारा ये सारा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये सारा फॉर्मूला। अब यहाँ एक चीज और लिखते हैं, जो एन लिख रहे हैं, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ कायरल निकाल लो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन जिसको एन बोलते हैं। क्या इसमें कायरल कार्बन है? इसमें कायरल कार्बन है सर, ये वाला डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट, एक हाइड्रोजन ऊपर है, क्या कायरल कार्बन है कि नहीं? तो एक हो गया कायरल कार्बन, यहाँ पे कायरल कार्बन है, यहाँ इधर तो होगा नहीं। कायरल कार्बन की संख्या कितना हो गया? एन का वैल्यू कितना हो गया? क्लियर हो गया? चलो पहला लिखेंगे, और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, पहला लिखोगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? तो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। अच्छा 2 के पावर n होता है तो 2 है, n का वैल्यू कितना रखोगे? 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2, पहला निकल गया। दूसरा हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मेजोमर्स, क्या होता है? 0। मेजोमर्स की संख्या, नंबर ऑफ मेजोमर्स, इसको m से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। अब बोलता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या पूछेगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो गया, निकल गया। अब क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स, यहां बैठाएंगे ए की जगह पे क्या लिखोगे? 2, 2/2, आंसर कितना होगा? पूछेगा रेशमी मिक्सर 2/1 कितना होगा? तो सर ये सब फॉर्मूला कब लगाओगे? जब मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन जब मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट उतारो। अच्छा अब यहाँ पे अगर लोचा हो गया, समझा? लोचा हो गया, क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और एन हो जाए क्या? इवेन में। एन किस में हो जाए? इवेन में। ओड रहेगा तो कुछ और कहानी होगा। एन क्या हो जाए? तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इज इक्वल टू 2 के पावर n-1। फॉर्मूला क्या हो गया? 2 के पावर n-1। आप पूछेगा दूसरा का क्या होगा? नंबर ऑफ, बोल रहे मेजो मार्स, m से डिनोट करेंगे, इसका वैल्यू होगा 2 के पावर n/2 - 1, ये फॉर्मूला। आप पूछेगा टोटल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसो, जोड़ दो दोनों को, क्या होगा? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 - 1, ये हो गया फॉर्मूला। हो गया। एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो बच्चों बताओ जल्दी से, सबको दिख रहा है? नहीं सूझ रहा है रे? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते कि नहीं? देखो तो इसको, हो गया। कायरल कार्बन बताओ कितना है? 1 कायरल, 2 कायरल, तो कायरल का 3 को करने तरह सूझ रहा है। कायरल कार्बन की संख्या 2 आता है, इवेन में की ओड में है? किसमें आता है रे? किसमें? इवेन ओड। इवेन मतलब सम संख्या की विषम संख्या। कौन फॉर्मूला? इवेन आ गया तो कौन सा फॉर्मूला है ना, वो मत लगा देना 2 के पावर n वाला। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म लिखना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। क्या फॉर्मूला है? 2 के पावर n - 2 के पावर n के जगह पे माइनस
2 के पावर 1 बराबर आंसर क्या हो गया। अच्छा तुमसे पूछेगा अब क्या, मेसोमर्स, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ मेसोमर्स, क्या होगा बताओ आंसर, 2 के पावर n बटा 2 माइनस 1 है ना, तो 2 के पावर 2 बटा 2 माइनस 1 कट गया, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 वैल्यू 0, कितना होगा, पागल 0 होता है, मैथ नहीं जानते तुम लोग, कोई भी संख्या पे पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा ये इवेंट था ना, ऑड में रहेगा तो क्या करोगे, दूसरा फॉर्मूला दिखाएंगे, एक और फॉर्मूला लिखेंगे, उतारो, हाँ ये बोलो ना, ओड संख्या में हो तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे चेंजिंग, खाली यहाँ फॉर्मूला में करेंगे, -2 के पावर n माइनस 1 बटा 2, यहाँ पे भी चेंजिंग करेंगे पूरा 2। अच्छा अब ये पूरा में चेंजिंग करने जा रहे हैं, देखो इसको और इसको जोड़ते हैं, 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2, कट गया, क्या आंसर आया, 2 के पावर n माइनस 1 हो गया। इधर 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 सेम है कि नहीं। अच्छा क्या इसको हम कायरल कार्बन कह सकते हैं कि नहीं, नहीं कह सकते हैं कायरल कार्बन, एक वो कायरल कार्बन, दो गो कायरल कार्बन, दो हो गया। अच्छा बीचवा में भी होता है कायरल, सूडो कायरल कार्बन है, नहीं हुआ, देखो तो ध्यान से, सूडो कायरल कार्बन है ना, तो बता n का वैल्यू कितना हो गया, ओड आया कि इवेन आया, तो कौन फॉर्मूला सब लगाएंगे, ये सारा फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएंगे ना, बड़ी खतरनाक फॉर्मूला है, ज्यादा रटना है, ऐसे छोटा छोटा है। चलो बताओ सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बराबर क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे देख के बताओ, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2, बता 2 के पावर n का वैल्यू कितना रखोगे 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 माइनस 1 बटा 2, तो 2 के पावर 2 हुआ, 2 बटा 2 हुआ माइनस 2 है, 2 के पावर 2 माइनस 2 हो गया 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, हो गया। चलो उतारो, और ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, खुद से निकालो। देखो बच्चों अब हम जो बताएंगे आईआईटी में क्वेश्चन वहां से ज्यादा आता है, इस पोर्शन से क्वेश्चन हमेशा जेईई मेंस में आ जाता है। देखो हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा दिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला बताए ना, अभी ताजा ताजा बताएं। इससे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या चीज पढ़ाएं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, इस तरह करके होना चाहिए ना, और इधर वाला क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। अब तुम ये बताओ कि कंपाउंड में पूछेगा स्टीरियो आइसोमर्स, क्या क्वेश्चन पूछ देगा, स्टीरियो आइसोमर्स, बोलेगा कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स में दोनों हो जाता है, कौन कौन, स्टीरियो में कितना आ जाता है, दोनों, कौन कौन जल्दी बताओ से। स्टीरियो में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल भी आता है कि नहीं, नहीं आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब पूछेगा दोनों के बारे में आप कैलकुलेट कीजिए, अलग अलग कैलकुलेट करना सीख गए थे, अब एक साथ करना है, तो सबसे पहले ध्यान में देखना, ठीक है। अगर पूछेगा नंबर ऑफ, पहले इफ मॉलिक्यूल इज नॉट डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में नहीं बांटा जा सकता, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं, एक लाइन में क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड रहेगा तो जब मॉलिक्यूल को दो भाग में बांटा नहीं जा सकता है तब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 के पावर क्या लिखोगे n, वेयर मतलब जहां, वेयर n इज इक्वल टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्या होगा स्टीरियो, बोलो स्टीरियो सेंटर बोलते थे, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो से। अब सर स्टीरियो सेंटर होता क्या है,
अब सवाल क्या है, स्टीरियो सेंटर होता क्या है। स्टीरियो सेंटर में दोनों आ जाता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे है, सी हो गया, समझना यहाँ पे CH3 C BR H CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। सबसे पहले ढूंढो तो कायरल कार्बन, क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है कि नहीं, कायरल कार्बन की संख्या कितना हो गया 1। अच्छा ये वाला पार्ट बताओ, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा कि नहीं, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, यहाँ पे कायरल कार्बन। अब इन दोनों को जोड़ दो, स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या होता है, जोड़ दो, स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 1 और 1 2। बताओ स्टीरियो सेंटर की संख्या कितना हो गया, बताओ तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। स्टीरियो सेंटर कितना है, तो पूछेगा बताइए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। फॉर्मूला 2 के पावर क्या होता है, तो 2 के पावर 2 बराबर आंसर कितना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। सर ये वाला जब कब लगाएंगे, जब मॉलिक्यूल दो भाग में बांटा नहीं जा सकता, अनसिमेट्रिकल रहेगा, केस नंबर 2 इसी में आता है। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, बराबर भाग में होना चाहिए। इसमें भी दो कंडीशन, इसमें भी कितना होना चाहिए, पहला n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इवेन, n बराबर क्या हो, इवेन। तो स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n बटा 2 माइनस, ये फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत। ये कब लगाना है, जब तुम्हारा क्या रहेगा, इवन फॉर्म। अब ओड में रहेगा तो एक और लफड़ा है, ओड रहेगा तो क्या है, एक और लफड़ा है। पहले इतना उतारो, देखो ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, इवेन रहेगा, क्या रहेगा। अच्छा इसका एक क्वेश्चन दिखा दें, ऐसा फीका फीका हो गया सब रंग, देखो बच्चों सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलो ना रे, नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। आप ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। ऐसे करके देखो, सिमेट्रिकल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, देखो तो, नहीं है सिमेट्रिकल, है नहीं है तो बता n का वैल्यू कितना है, n बराबर इवेन की ओड, बता स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा फॉर्मूला, उधर देख के बताओ, 2 के पावर n माइनस 2 के पावर माइनस 1 है ना, n का वैल्यू 2 बैठाओ, 2 के पावर 2 बटा 2 माइनस 1, 2 दूनी 4, 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 के पावर 0, तो 4 और 1 3 आंसर हो गया। जोड़ घटा नहीं जानते रहे, 4 में 1 गया तो 3 न बचेगा। चलो अब हम बात करेंगे ओड नंबर में रहेगा, कौन संख्या रहेगा, n क्या हो जाए, बोलो जल्दी रहे, तुम बड़ी धीरे धीरे बोलता है। n इज इक्वल टू क्या हो, और अब एक में 2 को कंडीशन है भाई, ठीक है, मिडिल मतलब बीचवा में लिख देते हैं, मिडिल में क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर इसमें बीच में रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। देखो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से, देखो जल्दी से, सबके पास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो तो, ये बच्चों बताओ ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है,
ये बीचों में देखो तो यहाँ पे कैसा सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि नहीं। एन का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3, एन बराबर क्या हो गया, ओड आया कि नहीं। तो सर एन बराबर 3 आया, ओड आया, और बीच में ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा, तो इसके लिए हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1 बटा क्या कर देना 2, समझो। लेकिन जब यहाँ पे क्या हो जाए, देखो इस तरह से रहेगा, यहाँ पे ओ एच हो जाए, हो गया। सिमेट्रिकल है कि इनसिमेट्रिकल होगा कंपाउंड, आइए ना, बताओ। यहाँ पे स्टार है ना, तो बताओ यहाँ पे सी मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इसके लिए क्या लिखाना पड़ेगा हम लोग को, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल 2 के पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला लगाना, समझ में आया। ये फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ पे लिखोगे स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स 2 के पावर 3 माइनस 1, 2 के पावर 2 बराबर कितना होगा 4 हो गया। चलो यही था, इतना ही था फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। चलो उतार लो ध्यान से, ये वाला यहाँ पे n नहीं होगा, ये फॉर्मूला। अब कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा बन जाना चाहिए धड़ाधड़। क्या हम लोग बात करेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। देखो हाँ ठीक है, याद आ गया। देखो एक का स्ट्रक्चर है, दोनों का खोपड़ी एक तरफ है कि नहीं, खोपड़ी बोले तो ढक्कन है ना। देखो ध्यान से देखो, इसका खोपड़ी एक तरफ है दोनों का, इसको खोपड़ी एक नीचे करना, ऐसे करके घुमा दिए। बताओ तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह आने में, तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर आने में अगर बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़े तो उस आइसोमर्स को बोलते हैं क्या हम लोग, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफिनेशन लिखवाए थे सबको, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता क्या है। तो ऐसा आइसोमर्स जो एक आइसोमर्स से दूसरे आइसोमर्स में जाने के लिए अगर बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़े तो उसको कौन सा आइसोमर्स बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल। अगर बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल। जैसे एग्जाम्पल बताए थे बच्चा, देखो एक Cl ऊपर H नीचे H, इस तरह करके है कोई क्वेश्चन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसको रोटेट कर देते हैं, कर दिए तो क्या हो जाएगा बता तो, CH CH Cl Cl H H। बता तो इस आइसोमर्स में, इस आइसोमर्स जाने के लिए क्या बॉन्ड को तोड़ना पड़ा हमें, नहीं। लेकिन एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हमको इससे इसमें जाना है तो क्या बिना बॉन्ड तोड़े संभव है इसमें जाना, नहीं, ये रोटेट नहीं हो सकता है। तो जब बिना तोड़े हुए अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा, इधर से इधर जाने के लिए अगर बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो उसको कॉन्फिगरेशनल क्या बोलेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ये बोले थे। अब बॉन्ड को जब तोड़ना नहीं, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेट हो जाता है, तो जब तोड़ना नहीं पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। समझ में आ गया। तो एक आइसोमर्स से दूसरे आइसोमर्स में जाने के लिए अगर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़े तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। यहाँ पे एक चीज का जरूरत पड़ेगा, इसको बोलते हैं, नाम सुना ही होगा, यस सर, तो बोलो कौन बोला है, यस सर, कौन बोली रे, तुम बोली क्या, क्या बोला, नाम तो सुना ही होगा। डायहेड्रल एंगल किसको बोलते हैं बताओ तो, दो हाइड्रोजन, देखो हम समझाते हैं। अच्छा बॉन्ड एंगल के नाम सुना, बॉन्ड एंगल, चलो बता बॉन्ड एंगल क्या होता है। सब तो बोलता है यस सर, पूछते हैं तो चश्मा, बोलो बॉन्ड एंगल, बोलो रे, हैं क्या गाना, अरे तो होता डिफिनेशन बता, जैसे कोई आइटम ऐसा करके, यहाँ एक बी है और यहाँ पे
इसके बीच वाला जो कोण बोलता है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बॉन्ड एंगल। लेकिन बताए थे दो बॉन्डों के बीच के कोनों को बोलते हैं हम लोग क्या? बॉन्ड एंगल। लेकिन डायहेड्रल एंगल है क्या? देखो डायहेड्रल एंगल बोलता है दो प्लेन। किसका प्लेन? प्लेन का मतलब समझता है कि नहीं? देखो ये बुक है, क्या है ये? बुक मतलब ये प्लेन मान लो इस तरह करके। क्या मान लो? प्लेन मान लिए। अभी कितना प्लेन तुमको दिख रहा है? एक ही प्लेन ना है? कितना? एक ही प्लेन ना दिख रहा है तुमको? अरे इसको देखने भी नहीं आता है। अब बता कितना प्लेन दिख रहा है? एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, दो प्लेन दिख रहा है। अब तुम सोचो दो गो प्लेन दिख रहा है तो सर इसके और इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है। देखो तो यहाँ से आता है कुछ कोण बन रहा है ना। ऐसे भी रखेंगे फिर भी कोण बनेगा, सीधा करेंगे फिर भी कोण बनेगा, पूरा सीधा करोगे 180 डिग्री। समझ में आ रहा? तो दो प्लेनों के बीच के जो कोण बनता है, कितना प्लेन के बीच में? दो प्लेन के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं हम लोग क्या? डायहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है दो बॉन्ड के बीच में। कितने बॉन्ड के बीच में? दो बॉन्ड के। जैसे हमारे पास ये दो बॉन्ड है कि नहीं, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों बॉन्ड के बीच में जो थीटा बन रहा है, कोण बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। बोलते हैं कि नहीं? और दो प्लेन के बीच में अगर कोण बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायहेड्रल एंगल। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगा हमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में कौन सा एंगल का बात करेंगे हम लोग? बॉन्ड एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन सा एंगल? डायहेड्रल एंगल। तो बोलते हैं देखो डायहेड्रल, जैसे एक प्लेन हम बनाते, देखो बच्चों जैसे यहाँ पे है ए बी, हो गया सी, अरे क्या हो गया डी। दो प्लेन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें? चश्मा दिला देंगे। आँखियाँ फोड़ दो तो चश्मा दिला देंगे। क्या आँख फूटेगा तो क्या दिला देंगे? लो आँख चश्मा तोड़ा चाहिए। देखो इस तरह से यहाँ पे देखो दो प्लेन छाप दिए हैं इस तरह करके, खोल दिए हैं। इसके बीच में क्या बन रहा है? कौन बन रहा है कि नहीं? नाम दे देते हैं अच्छा से बढ़िया से। ए फॉर एप्पल, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, वाह रे वाह, हो गया। तो हम दो गो प्लेन है इस तरह से, इस प्लेन के बीच में जो थीटा बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। मतलब एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन टू प्लेन आर नॉन एज, क्या करोगे? डायहेड्रल। डायहेड्रल एंगल डिफाइन की करने के लिए कम से कम चार गो एटम होना चाहिए। कितना एटम होना चाहिए? चारों एटम कंटिन्यूअस कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चारों एटम। किस तरह से? देखो जैसे ये, फिर यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या सी, और यहाँ पे डी। ये चारों एटम एक दूसरे के सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? डायहेड्रल। अभी कंडीशन बताएंगे डायहेड्रल एंगल होने के लिए क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, इसको पहले उतारो ध्यान से, हाँ नोट करो ना इसको। अच्छा एक चीज इसी के साथ बॉन्ड एंगल भी लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या लिख देते हैं हम लोग? बॉन्ड। बॉन्ड एंगल पहले से पढ़ाए थे, बताओ तो बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड, टू कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज बॉन्ड एंगल। नॉन एज बॉन्ड एंगल। जैसे बॉन्ड एंगल इस तरह होगा बी, इसके बीच में थीटा होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बॉन्ड एंगल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं? हम लिखवा चुके हैं डिफिनेशन, बार बार थोड़ी लिखाएंगे एक ही चीज को बार बार। एक आइसोमर्स से दूसरे आइसोमर्स में जाने के लिए अगर बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़े तो कौन सा आइसोमर्स? कन्फॉर्मेशनल। अगर तोड़ना पड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? कॉन्फिगरेशनल। शुरुआत में इसको डिफिनेशन लिखवाए थे। आइसोमर्स कितने टाइप से? दो टाइप से, स्टीरियो और स्ट्रक्चर। उसी समय लिखवा दिए थे। छापो इसको पे। कंडीशन ऑफ conformational isomers. Condition of conformational isomers. There should be at least
4 एटम connected regular A B C और D, कोमा B C and D में या may not be सेम ही हो सकता है, नहीं भी सेम हो सकता है। देखो बोलता है ना कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, पहला क्वेश्चन देखो, अभी उतारो नहीं, टाइम देते ना उतारने के लिए। क्वेश्चन तुम्हारे पास CH4 है, क्या लिखा हुआ है, बोलेगा क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो CH H H H यही ना स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास हम कंडीशन बोलता है कि एकदम कंटिन्यूअस ABCD तक होना चाहिए। कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, ABCD, समझ में आ रहा है। तो देखो तो मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको C मान लेते हैं। D है क्या, बोल रहे नहीं, D है तो क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करेगा, नहीं शो करे, खत्म। कितना आइटम जुड़ा होना चाहिए, 4 गो लगातार, A B C D भी होना चाहिए। चलो दूसरा, अगर तुमसे पूछेगा CH3 बताओ तो क्या ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, बताओ तो, बोलो ना जल्दी से फटाक से। देखो हमारा कंडीशन है A B C और D, C हुआ, इसके ऊपर 3 गो हाइड्रोजन है इस तरह करके, है कि नहीं, यही है ना। तो मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको C और इसको, देखो तो ABCD लगातार है कि नहीं, क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, करेगा कि नहीं। एक चीज़ और बता, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करने के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउ होता है, और जहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं होगा। ये दिमाग में सेट कर लो, क्या कर लो, सेट कर लो। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, तुमको पता करना है क्या ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों जल्दी से बता दो, होगा कि नहीं होगा, क्या ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हाँ, पहले इसको मान लें A, इसको B मान लें, C और इसको ABC लगातार है कि नहीं, और सब में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऊपर से हमको क्या मतलब, रास्ता यही न जाने का, समझ में आया। यहाँ पे लिखा हुआ ABCD लगातार क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो ABCD लगातार है कि नहीं, और सिंगल बॉन्ड में है, क्या पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ देंगे, क्या क्या इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होगा, कैसे होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है ना सर, ये है, B है, C है, D है, कैसे रोटेट करोगे, यहाँ पे पॉसिबल होगा, तो इसमें शो नहीं करेगा। तो ये कंडीशन था कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया। कंडीशन क्या बोलता है कि कोई भी आइटम लगातार ABCD के श्रेणी में अगर जुड़ा हो, रेगुलर जुड़ा हो, तो वो शो करेगा कौन सा आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे ये वाला लगातार नहीं था तो क्या ये शो करेगा, नहीं करेगा, ये शो किया। अब कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स शो कर रहा था, यहाँ तक ठीक है, अब बताओ कितना शो करेगा, को पूछेगा कितना शो करेगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये देखो पहले समझो, पहले ध्यान से, हाँ पूरा समझने वाला पॉइंट है। देखो तो सबका खोपड़ी लाल लाल है कि नहीं, कैसा है खोपड़ी, समझ में आ रहा है, खोपड़ी नहीं समझता है, खोपड़ी जैसे तुम लोग को ढीला है, समझ में आ रहा है, ढीला है कि नहीं, टाइट है, तो ना ढीला है ना टाइट है, तो क्या है, चिपका दी है फेविकॉल से। देखो अभी दोनों का खोपड़ी ऊपर सामने सामने है ना, अब बोलेगा सर कितना कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इसका बनेगा, है ना। तो पहला बना लिए, एक बना, चेंज हुआ ना स्ट्रक्चर, 2 3 4, स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है, 5 6 7, अनलिमिटेड होगा, कितना हो जाएगा। तो पूछेगा इसका स्ट्रक्चर बताइए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कितना बना सकते हैं,
इन्फिनाइट है, कितना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है जो मोर स्टेबल है। कौन है? मोर स्टेबल। जैसे हम लोग इथेन के बारे में पढ़ते हैं, इथेन में कितने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, पहले इसको उतारो, इथेन के बारे में पढ़ते हैं पहले, टाइम पढ़ने, समझ में आ रहा? कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इथेन के बारे में। देखो, इथेन और ब्यूटेन के बारे में हम लोग पढ़ना है। इथेन का फॉर्मूला सबको मालूम है ना, क्या होता है बोलो तो? C2 मतलब CH3 और CH3, यही ना इथेन। अब तुमसे कोई सवाल पूछेगा, तुमसे क्या कोई पूछेगा सवाल, मतलब समझ में आता है कि नहीं? नहीं आता है तो समझो, पूछेगा बताइए तो देखो, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ रोटेट होगा कि नहीं इस तरह करके, तो बोलेगा बताइए तो कितना कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनेगा इसका, कितना कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनेगा। भाई घुमाते जाओ इसे ऐसे करके, अभी सिखाए थे ना किस तरह करके, इस तरह घुमाते जाओ। अभी इथेन है, इसके इसके बीच में घुमाते जाओ, कितना कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनेगा? इनफिनाइट। कितना बनेगा? अच्छा अब एक चीज़ बताओ सर, इनफिनाइट तो बनेगा हमको भी मालूम है, लेकिन स्टेबल कन्फॉर्मेशनल इथेन में 3 ही बनता है। कितना बनता है? अभी देखो ध्यान से, सबको उधर से सूझ रहा है? नहीं सूझ रहा है? खाली एक ललका दिखता होगा, पीछे वाला ललका नहीं दिखता होगा। ए बोलो, अरे बोलो ना, झूठो नहीं दिखता है सर, दिख रहा है? इसको देखना, इसको एकदम ताकना, एकदम धका, पीछे वाला नहीं देखना। दिख रहा है सबको? ये लो दिख रहा है ना? कैसे देखती है तुम लोग? ऐसे देखा करो, दिख रहा है उधर से? अगर उधर से पीछे वाला नहीं दिखता है, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री? अगर लुका छुपी खेलेगा तो ताकेगा इसे, दिख रहा है? इसके और इसके बीच में कितना डिग्री कौन बन रहा है? कुछ बन रहा है, फिर घुमाएंगे कुछ बन रहा है, फिर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? बहुत सारा एंगल बनेगा। तो इसके और इसके बीच वाला जो एंगल है ना, उसको बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अगर दोनों आमने सामने आ जाएगा तो डायहाइड्रल एंगल कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? अभी हो गया 60 डिग्री, मान लो कितना डिग्री? 60, एकदम पूरा रोटेट हो जाएगा तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो इसके और इसके बीच वाला जो कोण होता है वो कितना डिग्री बनता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री उसको? अच्छा अब हम बताओ सर, इसका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाना हम लोग को, देखो कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले इसे गोल बनाना। क्या बनाना? गोल। अब गोल बना लिया ना, उसके बाद यहाँ पे एक तो कार्बन रख लेना। क्या रख लेना? कार्बन। अब इस कार्बन पे 1 2 3 गो हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर बना दिए, बन गया। अब एक और गोल का बनाओ इस तरह करके, बना लिए? अच्छा बनाने के बाद यहाँ पे कार्बन है, जैसे ये वाई लिखे है ना, सीधा वाई के उल्टा वाई है, देखो ऐसे उल्टा वाई बना दो। बना दिए सर? ये वाला कार्बन, तुम लोग ABCD लगता है जानता है, जानता है ना? चलो कोई दिक्कत, सीधा भी बनाए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं था। चलो बताओ, एक सीधा वाई क्या बना दिए? उल्टा। आप बताओ बीच में कौन सा है? कार्बन है, इसके इधर उधर क्या है? हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, इसको हाइड्रोजन इधर लगाओ, बीच में प्लस का साइन दे दो। दे दिए? अब इसको पकड़ो और इसके ऊपर रख दो, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब इसको पकड़ो और उठा के इसको क्या करो? इस पे ढक दो। जैसे ढकेंगे, जैसे ढकेंगे तो देखो ये वाला बना रहे हैं पहला स्ट्रक्चर, 1 1 1। अब इसको ढकेंगे ना, इसको उठा के इस पे ढक देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा। देखो ढके नहीं बना इस तरह। अरे भाई इसको पकड़ो ना इस तरह, इस पकड़ो, इसको इस पे रख दो, चाहे इसको उठा के इस पे रख दो, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये बीच वाला यहाँ से निकल जाएगा। निकाल दिए? स्ट्रक्चर बन गया। बन गया कि नहीं? अब तुम बताओ सर, ये तो ओवरलैप कर दिए तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसमें तुमको बताना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर इसको हम बनाते हैं इस तरह से गोल, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इसको इमेजिन करना तुम थोड़ा सा, देखो ऐसे करके रखा हुआ, बीच में एक सिंगल बॉन्ड है,
आगे में इस तरह करके है और ये पीछे, ऐसे है ना। अब बताओ, ये वाला आगे वाला कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना, ये वाला कार्बन आगे में है और पिछवा में है उसके अंदर वाला कार्बन, ये वाला पीछे तरफ है ना। चलो इसको मान लेते हैं हाइड्रोजन, क्या मान लेते हैं, हाइड्रोजन। अब इसके बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे करके उधर से ताको, ताक लिया। इसके अभी सामने सामने रहता तो कितना डिग्री का कोण बनता, अभी इतना पे है तो कितना डिग्री बन रहा है अभी, 60 डिग्री। तो इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। अगर हमको इसको रोटेट कर दें 60 डिग्री पे, क्या कर दें, 60 डिग्री पे रोटेट कर दें, जैसे ऐसे भी 60 डिग्री पे ऐसे बना हुआ था ना, इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दो, 0 डिग्री पे आ जाएगा नहीं। जैसे 60 डिग्री पे अगर रोटेट करते हैं तो किस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक बता इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है अभी, 0 डिग्री। सामने सामने आ गया तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। सामने सामने आ जाएगा तो 0 डिग्री। ऐसे रोटेट करेंगे तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना कि 0 से और 60, 0 से बड़ा और 60 से कम, 0 से बड़ा और 60 से कम। एक और हम बनाते हैं इस तरह करके, H H H H H H। इसके और इसके बीच में कौन बना देते हैं, थीटा का वैल्यू जो होगा कितना, थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और 60 से क्या रहेगा, छोटा एन रहेगा। थीटा का वैल्यू जो है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा और 60 से, तो 3 गो स्ट्रक्चर बनता है। देखो इथेन जो है इसका 3 गो स्टेबल कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनता है। अगर 0 डिग्री मतलब अगर 60 डिग्री रहेगा इसके बीच में तो इसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, नहीं समझ में, क्या बोलते हैं इसको, स्टेगर्ड फॉर्म। अगर 0 डिग्री रहेगा इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। और 0 और 60 के बीच में रहेगा तो इसको बोलते हैं अस्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं, अस्क्यू फॉर्म। तब बोलेगा इथेन का 3 आइसोमर्स, 3 गो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है। पहला स्टेगर्ड फॉर्म, दूसरा अस्क्यू फॉर्म, और एक क्या होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। 3 गो याद रखना। पहला क्या, स्टेगर्ड, इक्लिप्स, अस्क्यू। स्टेगर्ड, इक्लिप्स, अस्क्यू। पहले बोलना सीखो, स्टेगर्ड, इक्लिप्स, स्क्यू। स्टेगर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, जब 60 डिग्री पे कोण बने इसको क्या बोलेंगे, स्टेगर्ड फॉर्म। अगर 0 डिग्री पे बने इक्लिप्स, 0 और 60 के बीच में बने अस्क्यू फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको। अब बोलेगा तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तीनों में स्टेबल तुम बता तो, आइडिया लगा तो कौन ज्यादा होना चाहिए। देखो अच्छा बॉन्ड एंगल ज्यादा, अगर बॉन्ड एंगल, अच्छा तुम बता तो अगर इन दोनों के बीच में ये वाला रेला आमने सामने अगर आ जाता है, क्या कहता है, आमने सामने, 2 सौतन आमने सामने आ गई, समझ में आ गया, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बोलो रे, झगड़ा नहीं होगा तो क्या प्रैक्टिकल करके बैठिए, नहीं होगा। देखो यहाँ होता ही है, नेचर है। अगर 2 आदमी अगर आमने सामने 2 लेडीज आ जाएगी झगड़ालू औरत, तब बहुत खतरनाक मारधार होगा, समझा। लेकिन इसको थोड़ा दूरी बना दो, अगर बॉन्ड एंगल चेंज कर देते हैं, अभी 60 डिग्री कर दिए, कितना हो गया, तो दोनों के बीच में दूरी हो गया कि नहीं, दूरी होगा तो थोड़ा रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा डिग्री बनेगा कौन, उतना दूरी बढ़ते चला जाएगा, और दूरी बढ़ेगा तो रिपल्सन क्या होगा, घटेगा। और जहाँ रिपल्सन घटता है वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता। 0 डिग्री पे ज़्यादा रिपल्सन होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे आमने सामने आ जाता है। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, आमने सामने। और 0 डिग्री पे आमने सामने आ जाता है, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, घट। 0 डिग्री से जैसे बड़ा होता है तो उसका स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। जितना ज़्यादा बढ़े मतलब एंगल बनेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बता 60 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद कौन स्टेबल होगा, 0 से 60 बीच में। अच्छा ये है 0 डिग्री, तो ज़्यादा आमने सामने ना गया, आमने सामने आ जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 60 डिग्री में दूरी ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो स्टेगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म
अस्क्यू फॉर्म सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? अस्टेगर्ड। उसके बाद कौन होगा? स्क्यू। उसके बाद कौन होगा? इक्लिप्स्ड। क्लियर हो गया? तो तीन बोलेगा इथेन का कितना स्टेबल कन्फॉर्मेशन आइसोमर्स होता है? 3। इथेन का कितना स्टेबल होता है? ऐसी होता कितना है? इन्फानाइट। घुमाते जाओ नया नया स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन स्टेबल कितना होता है? पहला का नाम क्या होगा? अस्टेगर्ड। दूसरा के नाम इक्लिप्स। तीसरा के नाम अस्क्यू। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अस्टेगर्ड। उसके बाद अस्क्यू। उसके बाद कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो उतारो यहाँ से। यहाँ पे लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबका नाम लिख दे। इसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। मार्कर में के लिए स्टेगर्ड फॉर्म। ये हो गया तुम्हारा कौन सा? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड फॉर्म। और एक हो गया तुम्हारा अस्क्यू फॉर्म। कौन सा हो गया? अस्क्यू फॉर्म। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? स्टेगर्ड गर्ड फॉर्म। उसके बाद होगा स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म। और फिर कौन हो जाएगा? इक्लिप्स्ड। अच्छा, जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो बता। अगर न उतारो, जगह नहीं हमारे पास, थोड़ा सा कमी है। यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? लास्ट में लिखना। लास्ट में लिखना। लास्ट में लिखना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ? उसमें उल्टा हो जाएगा सब। कौन सा? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड का सबसे ज़्यादा होगा। फिर कौन होगा? अस्क्यू। उसके बाद स्टेगर्ड। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पर हम ग्राफ खींचते हैं। चलो उतारो आराम से। देखो बच्चों, थोड़ा सा देख लो। थोड़ा सा देखो ना। देख लिया? इतना प्यार से पढ़ाते तुम लोग, देखबे नहीं करता है। हंस रहा है एक आदमी। बताओ इस। हैं? क्या हुआ? कहाँ से लाए हैं? इसके बीच में कितना डिग्री कौन बन रहा है अभी? 60। इसको रोटेट कर दें 60 डिग्री पे। घुमा दिए तो जैसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। यही बन जाएगा। इसके बीच में कितना डिग्री का कौन बन गया? 0 डिग्री हो गया। सेल्सियस का है लिख देते हैं रे। हो गया। फिर से इसको रोटेट कर दो कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। क्या बन जाएगा बताओ? वही बन जाएगा। नहीं बनेगा? बन गया। अच्छा, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेगर्ड। इसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड मतलब लिपस्टिक। समझ में आ रहा है? मैच कर रहा है। अरे क्या हो गया? अस्क्यू। समझ में आ गया? अब इसको हम ग्राफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ग्राफ से। सबको दिख रहा है ग्राफ? इधर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इधर डायहेड्रल एंगल। डाई एंगल हो गया। चलो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री? 120, 100, फिर कितना होगा? 240, फिर कितना? 300 डिग्री। हो गया है ना? अच्छा, जिसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? पोटेंशियल। जैसे मान के चलो यहाँ से आया इस तरह, एक हम लाइन खींच देते हैं, अच्छा लगेगा। लाइन नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ग्राफ में। समझ में आया? चलो फिर से देखो, यहाँ से यहाँ घटा है, यहाँ था। अब बताओ ये स्टेगर्ड फॉर्म है कि इक्लिप्स्ड फॉर्म? इक्लिप्स्ड है। अरे क्या हो गया?
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टेगर्ड का होता है कि इक्लिप्स्ड का होता है? इक्लिप्स्ड का होता है ना। तो भाई जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम। अब एक स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड से बदलेगा किस में? इक्लिप्स्ड में। तो ये हो गया इक्लिप्स्ड फॉर्म। अरे कौन सा फॉर्म? स्टेगर्ड। फिर ये बनेगा कौन सा फॉर्म ऊपर? इक्लिप्स्ड। नीचे में क्या होगा? स्टेगर्ड। ऐसे बनते जाएगा, नीचे वाला स्टेगर्ड, ऊपर वाला इक्लिप्स्ड। ऊपर वाला क्या बनेगा? इक्लिप्स्ड। और नीचे वाला स्टेगर्ड। नीचे स्टेगर्ड क्यों बना? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टेगर्ड का कम होता है, और जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये ग्राफ से रिप्रेजेंट किए। अच्छा, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये 12.5 किलो जूल पर मोल। कितना का डिफरेंस है? और इसको बोलते हैं टॉर्सनल बैरियर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टॉर्सनल बैरियर। क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्सनल बैरियर। तो पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्म माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टेगर्ड फॉर्म इज इक्वल टू कितना आएगा? 12.5। और इसको बोलते हैं, यहाँ से लिखेंगे इस तरह करके कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्लिप्स्ड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टेगर्ड इज इक्वल टू कितना? 12.5 किलो जूल पर मोल। और इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग टॉर्सनल बैरियर। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्सनल बैरियर या रोटेशनल बैरियर। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्सनल बैरियर या रोटेशनल बैरियर। बैरियर। तो ये ग्राफ था, उतारो ग्राफ इसमें। ब्यूटेन। बोलो बच्चों, ब्यूटेन। क्या बोलोगे? ब्यूटेन। चलो देखो देखो, ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, यही है ना ब्यूटेन। अब इसका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाना है। सर इसका अस्टेबल कन्फॉर्मेशनल कितने तरह से बन सकते हैं? देखो यहाँ पे इसको खींच देते हैं, इसका H, ऊपर भी H, ऊपर भी H और नीचे भी H। सबसे पहले पूछेगा हमें इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं कि नहीं? चलो इसको बनाते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स किस तरह से। ये दो कार्बन, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो? 2। चलो ऐसे गोल का बना लिया। अब इसमें Y लिखेंगे उल्टा। मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन ये वाला है, इस कार्बन पे H और ऊपर हम क्या है? CH3। फिर प्लस का साइन दे दो, ये है 2 नंबर कार्बन। ऐसे गोल बना लो। और कैसे बनाओगे? सीधा Y कि उल्टा Y? ऐसे बना लो, कोई दिक्कत। फिर रोटेट कर देंगे हम लोग। इसमें H है, H और H, और नीचे क्या हो गया? अब इसको और इसको ओवरलैप करा दो। क्या करा दो? ओवरलैपिंग करवा दिए। तो इसको उठा के पकड़ो, इस पे डाल दो। ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये वाला। पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे CH3 H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसमें बड़ा बड़ा ग्रुप कौन है? बड़ा ग्रुप कौन है? CH3 है कि H? CH3। देखो तो CH3 एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं? अपोजिट मतलब कितना डिग्री पे कौन बन रहा है? 9। सर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बड़का बड़का अपोजिट में है ना, इसका नाम है एंटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एंटी फॉर्म। क्या कोई आपत्ति यहाँ तक? बड़का बड़का एक दूसरे के 180 डिग्री पे रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी। अब इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दें, कर देते हैं। तो जब 60 पे करोगे तो ये वाला उठ के यहाँ पे, ये वाला उठ के यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। किसी को कोई आपत्ति? आप बताओ। इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं, फिर से रोटेट कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं?
फिर 60 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। कितना डिग्री पे? अब ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ऊपर CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH3, बाकी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गया। अभी देखो तो CH3 के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? फिर इसको रोटेट करते हैं 60 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 60। अब बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ऊपर CH3 H H H। अब बताओ इसके बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है? 0 डिग्री। अब यहाँ पे सर क्या क्या नाम देंगे? सबसे पहले ध्यान से देखना तुम लोग, सर इसको बोलते हैं एंटी, क्योंकि CH3 बड़का बड़का ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट में रहेगा, क्या बोलेंगे इसको? एंटी। सर बड़का बड़का अगर 0 डिग्री पे रहेगा तो इसको फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स, मतलब बहुत खतरनाक वाला एक्सट्रीम, समझ में आया? अगर यहाँ पे फुल्ली इक्लिप्स है, कुल्ली नहीं रे पागल, फुल मतलब नहीं समझता है। ये भी 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे, इसको बोलते हैं पार्शियली, क्या बोलते हैं इसको? पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली। अब यहाँ बड़ा बड़ा ग्रुप आ गया सामने सामने, ज्यादा टक्कर होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, इसका नाम हो जाएगा फुल्ली, क्या हो जाएगा? इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये पार्शियली, ये फुल्ली। इसको बोलते हैं गाउच, क्या बोलते हैं इसको? गाउच फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको? तो ब्यूटेन का 4 गो स्टेबल कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है। एक होता है एंटी, दूसरा हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड, तीसरा हो गया गाउच, और चौथा क्या हो गया? फुल्ली इक्लिप्स्ड। कितने हो गए हैं? 4। अब तुम अनुमान लगा ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इसके बीच में कितना डिग्री का कौन बन रहा है? 180। तो ज्यादा दूर है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बता कितना डिग्री का कौन बन रहा है? सर 0 डिग्री ए भी, 0 डिग्री ए भी, लेकिन यहाँ 60 डिग्री है, तो 80 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन सा स्टेबल होगा? 60 डिग्री। लेकिन ये 0, ये भी 0। अब इन दोनों में कंपेयर करना, ये बड़का बड़का एक साथ आ गया, ज्यादा रिपल्सन देगा, और एक छोटका यहाँ पे बड़का कम रिपल्सन देगा, तो जो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऊपर वाला पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर कौन स्टेबल होगा? अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ? एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म पहला कौन हो जाएगा? एंटी, या इसको ट्रांस भी बोल देते हैं। और दूसरा क्या हो गया? गाउच, गाउच। उसके बाद कौन होगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड। उसके बाद कौन होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड। क्या कोई दिक्कत यहां तक? ये तुम्हारा हो गया। अब इसका अगर रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो अपोजिट कर देना। क्लियर हुआ? इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसको उतारो, फिगर पूरा पूरा उतारो। पहले कन्फॉर्मेशन आइसोमर बताए थे, ब्यूटेन 4 ना था? सबसे पहले कैसे बताए थे? देखो यही ना ब्यूटेन। तो बता कौन सा आइसोमर्स था ये? एंटी। कैसे बताए थे एंटी? जब CH3 कितना डिग्री पे कौन बन रहा है? 180 डिग्री पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी बोलते थे कि नहीं? एंटी या ट्रांस भी बोलते हैं इसको, एंटी या क्या बोल देते हैं हम लोग? ट्रांस। लेकिन हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा? ये हो गया आपका CH3 H, और यहाँ पे भी हो गया CH3, ये हो गया H। इसको क्या नाम दिए थे? पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या नाम दिए थे? पार्शियली इक्लिप्स्ड। अच्छा एक और बताए थे, फिर इसको 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे। कितना डिग्री पे? ऐसे करके रोटेट कर दिए थे। बताओ इसका नाम क्या था? गाउच फॉर्म। क्या बोलते थे इसको?
फिर इसको हम लोग कितना डिग्री पे रोटेट किए थे? 60 डिग्री पे। इसको क्या बोलते थे? फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते थे मेरा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो हम लोग ब्यूटेन का 4 ठो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़े थे। पहला के नाम बताओ, एंटी। दूसरा के नाम, तीसरा के नाम, उसके बाद इक्लिप्स। देखो कैसे हम लोग सोचे थे, किस तरह से। जैसे मान के चलो ये CH3 और ये CH3, दो CH3 देख रहे हैं। अच्छा देखो तो समझना, ठीक है? थोड़ा सा हमारे पास ये वाला जो ब्लू कलर का है ना, वो CH3 है। ये भी क्या है? CH3 है। बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसे करके। हो गया? बताओ उधर से देखना, बताओ तो CH3 CH3 एक दूसरे का आमने सामने है कि नहीं? है ना? तो आमने सामने जब रहता है तो इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है अभी? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0। उधर से देखो ना, उधर से ये दिखोगे ना, ये पीछे छुपा हुआ नजर आएगा, आएगा ना? तो छुपा हुआ नजर मार रहा है। इसके और इसके बीच में डिग्री कितना हो रहा है? 0 डिग्री। थोड़ा सा टेढ़ा कर ऐसे कर देंगे तो बताओ कितना डिग्री? इसके और इसके बीच में 90 डिग्री। अभी है सर 0 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? CH3 अगर 0 डिग्री पे हो जाए, CH3 जब क्या हो जाए? 0 डिग्री पे हो जाए, तो इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फुल्ली इक्लिप्स्ड। आप बताओ तो, अब ये वाला CH3 और ये भी CH3 एक दूसरे के कितना डिग्री पे है? एक ऊपर है और एक नीचे है। कितना डिग्री पे है? 180 डिग्री पे। तो इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी या ट्रांसफॉर्म। अब बताओ, जब हाइड्रोजन और H, हाइड्रोजन और CH3, अब मान लेते हैं ये CH3 है और पीछे वाला हाइड्रोजन है। अभी इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? बता तो। यहां से यहां देखो ना, बराबर है ना? तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रहेगा हाइड्रोजन और H के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब यहाँ पे CH3 दोनों CH3 के बीच में कितना बन रहा है अभी? 60। इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म। क्या बोलते हैं? अभी ये ब्यूटेन है, बोले इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल होगा? तो पॉसिबल कितना है? इनफिनाइट। पहला स्ट्रक्चर, फिर घुमाते जाओ, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, इस तरह से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इनफिनाइट बनेगा। कितना बनेगा? लेकिन स्टेबल आइसोमर्स कितना बनेगा? 4 गो बनेगा। रटना पड़ेगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा। पहला के नाम क्या है? एंटी फॉर्म। दूसरा के नाम पार्शियली स्लीप। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद, अच्छा तुमको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पे रहेगा? रिपल्सन किसको बोलते हैं? जैसे जब 0 डिग्री पे बड़ा बड़ा ग्रुप रहेगा ना, तो इसके और इसके बीच में दूरी क्या हो गया? कम ना हो गया? तो दूरी कम हो गया तो रिपल्सन ज्यादा होगा। अब एक दूसरे का अपोजिट में क्या इसमें रिपल्सन होगा इसके और इसके बीच में? नहीं ना। तो रिपल्सन कम होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा कहां पे रिपल्सन कम हो रहा है? इसके फॉर्म में ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? एंटी। उसके बाद कौन होगा? गाउच। यहां पे देखो 60 डिग्री बन रहा है, कौन हो जाएगा? गाउच। उसके बाद कौन होगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या हो जाएगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड। उसके बाद कौन हो जाएगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो ये हम लोग को मालूम चल गया कि किसी भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसीजन कर रहे हैं? तो रिपल्सन के अकॉर्डिंग, जिसका रिपल्सन ज्यादा हो रहा है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जिसमें रिपल्सन कम होगा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ज्यादा। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, तुमसे कुछ सवाल पूछ देगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हटा देगा, इस तरह से क्वेश्चन है। हाँ आ जाओ। ये हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा तुम लोग इसमें पहचानने आता है, इसमें से इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? बोलो जल्दी से। एंटी है, क्योंकि वो OH ग्रुप बड़ा है इसमें और फ्लोरीन बड़ा, एक दूसरे का अपोजिट में है ना। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? एंटी। क्या नाम देंगे? अच्छा यहाँ पे देखो तो फ्लोरीन और OH के बीच में कितना डिग्री बन रहा है? 60। तो क्या बोलेंगे इसको? गाउच फॉर्म। क्या बोलेंगे हम लोग? तो अभी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बताए थे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी की गाउच होगा। बता इन दोनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर
नंबर दे दें ऐसे, नंबर 1 नंबर, अरे क्या हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन ज़्यादा होगा, उसके बाद कौन होगा, ऐसे बनाओगे तो आंसर हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। तो सही क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा सेकेंड का ज्यादा होगा, किससे, तुम लोग को पढ़ाए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, क्या पढ़ाए थे, तो सर यहाँ पास पास में रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन भी बताए थे, हाइड्रोजन आइटम डायरेक्ट किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से, और इसके आसपास में कोई यही एलिमेंट होना चाहिए, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं। और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो भले ये एंटी है और ये गाउच है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, समझ में आ गया। अच्छा एक और दूसरा सवाल इससे पूछेगा, NH2OH H हो गया। दूसरा सवाल इस तरह से, NH2OH H। अब तुम पहचान के बताओ ये कौन सा फॉर्म है, एंटी की गाउच है, अरे ये देखो बड़ा बड़ा ग्रुप देखो ना, ये वाला गाउच ना है, ये कौन सा है, अच्छा ये वाला कौन सा फॉर्म है, एंटी, कौन सा फॉर्म है, तो बता आंटी बता, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन होगा, क्यों होगा गाउच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा, गाउच का ज्यादा होगा, किससे, एंटी से, गाउच का ज्यादा होगा किससे, एंटी से। एक और सवाल देते हैं, पूरा एरिया खाली नहीं, छापो थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान से, मोल फ्रैक्शन, कभी कभी क्वेश्चन आता है यहाँ से, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी एंड गाउच फॉर्म, ये मेन हेडिंग है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये IIT JEE में इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था एगो, तुमको भी बता रहे हैं कैसे निकालेंगे सो, ठीक है। अच्छा तुम बता, तो ये वाला जो अभी लिख रहे हैं इस तरह करके, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर जेड है, नीचे भी जेड है, यहाँ पे एच है, एच है, एच है, एक और स्ट्रक्चर है, ऐसे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दोनों में तुमको कुछ कुछ नजर आ रहा है, इसमें गाउच फॉर्म किसको कहेंगे, सेकेंड वाला, कि ये क्या हो गया, गाउच, और ये वाला क्या हो गया, एंटी, एक हो गया गाउच और ये क्या हो गया, एंटी। तो हमें पूछेगा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जब डाइपोल मोमेंट और मोल फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा, आप सर डाइपोल मोमेंट का यूज होगा, क्योंकि IIT का क्वेश्चन ध्यान में समझना, एक से अधिक कॉन्सेप्ट रहता है उसमें, IIT का मतलब होता है उसमें एक से अधिक कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, तो IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मल एक ही कॉन्सेप्ट बनेगा तो इसे मेडिकल उडिकल में पूछता है, JEE मेंस में, और जिसमें कॉन्सेप्ट अगर एक से अधिक यूज होने लगेगा, समझ जा कहाँ पे चले गए हम लोग, JEE में तरफ, समझ में आया। तो यहाँ पे एक यूज होगा टर्म, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट, क्या यूज होगा, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, अगर इस तरह से लिख दें डाइपोल मोमेंट ऑफ सोल्यूशन, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ, म्यू मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, क्या होता है, ये अगर एंटी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एंटी इनटू, यहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे, एंटी लिख दिए हैं, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, कौन कौन बता देगा, बता पाएगा कोई, पढ़ते हैं क्या इसको, हाँ एक्स पढ़ता है, एक्स ना, तो एक्स में एक सीधा दूसर का भी सीधा, इसमें एगो सीधा और एगो क्या कर देते हैं, टेढ़ा बना देते हैं, इसको जाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, जाई। उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह डाइपोल मोमेंट ऑफ गाउच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच, यही फॉर्मूला होता है तुम्हारा निकालने का। देखो ध्यान से, अगर कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट या फिर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट एंटी फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस डाइपोल मोमेंट ऑफ गाउच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच,
जितना संख्या में रहेगा इधर जोड़ते चला जाएंगे। अच्छा इस तरह से आता तुम लोग एक और हम लोग तुम लोग फॉर्मूला जानता होगा इस तरह करके, जानता है कि नहीं? सोल्यूशन इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिग्मा। ऐसे ऐसे जोड़ बहुत सारा आते रहता है, सिग्मा बोलते हैं कि नहीं? समेशन भी बोलते हैं इसको, सिग्मा भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे म्यू आई इंटू एक्स आई, यही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये वाला दोनों का इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको बड़ा फॉर्म में। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर बनाएंगे कैसे? अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एंटी फॉर्म और गॉस फॉर्म अगर आपके पास दिया हुआ है, जैसे एक हम इसको क्वेश्चन मान लेते हैं, तो क्या है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट सॉल्यूशन का दिया है 0.1 डी। कितना दे दिया है? 0.1 डी पहला। फिर बोल दिया है कि इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन दे दिया है एंटी फॉर्म का इज 0.8। कितना दे दिया है? तो एक चीज और तुम लोग पढ़ा होगा फॉर्मूला में, यहाँ पे लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है? 1। पढ़ा कि नहीं? मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं? तो बताओ तो एंटी का दिया है तो क्या तुम गॉच का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकालोगे कि नहीं? गॉच का निकालना होगा तो कैसे लिखोगे? 1 माइनस 0.8, तो कितना आएगा वैल्यू? डायरेक्ट बता दो, 0.2 आ गया। अच्छा अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग जो चीज और लिखते हैं डाइपोल मोमेंट गाउच के पूछेगा व्हाट। क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि डाइपोल मोमेंट गाउच का क्या होगा। समझ में आ गया? अब सर इसमें तो एंटी का दिया ही नहीं है, एंटी का दिया नहीं है तो कैसे बनाएंगे सब? अरे मैथ बनाते हो ना, तो 4 को दिया रहता है, एक को निकालना रहता है, नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट। क्या समझेंगे? तुम लोग को हम डाइपोल मोमेंट पढ़ाए थे कि दो अपोजिट, जैसे हम बताए थे कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन का। तो ये खींचेगा ना, तो ये इधर पुश करेगा, एक इधर पुश करेगा, एक दूसरे का कैंसिल आउट किया कि नहीं? ये नीचे से ऊपर, ये भी नीचे से ऊपर, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। तुमसे एक और सवाल किए थे इस तरह करके, इधर Cl, इधर H, इधर H, इधर H, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता कार्बन से, तो ये खींच रहा है इधर, एक दूसरे के कैंसिल आउट किया कि नहीं? इसका नेट डायरेक्शन किधर जा रहा है? तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या 0 होगा? नॉट 0 होगा। डाइपोल मोमेंट मतलब एक दूसरे का अपोजिट वाला क्या करेगा? डाइपोल मोमेंट 0 कर देगा। अब तुम्ही सवाल है यहाँ पे देखो तो, जेड क्या एक दूसरे के कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं? तो याद रखना कि डाइपोल मोमेंट एंटी फॉर्म का क्या होता है? 0। सेम आइटम रहेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो बता इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? एंटी फॉर्म का डाइपोल मोमेंट 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तुम बताओ अगर हमें निकालना होगा यहाँ से तो कैसे निकालोगे? सर इसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है? डाइपोल मोमेंट सॉल्यूशन का वैल्यू दिया, कितना दिया है? 0.1। म्यू एंटी का वैल्यू कितना होता है? 0 इंटू एक्स एंटी का वैल्यू कितना होगा? 0.8 प्लस इसका वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है ना, म्यू गॉच का वैल्यू हमें को क्या करना है? निकालना। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 0.2। कोई दिक्कत? इसका कहानी हो गया 0। अब म्यू गॉच बराबर क्या लिखोगे? म्यू गॉच इज इक्वल टू 0.1, गुना में है तो नीचे में क्या आ जाएगा? 0.2, पॉइंट कट गया तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आंसर? 5। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन ही IIT का था, एकदम सेम बहु ऐसे था, जेड दिया था, जेड दिया था, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला पे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किसी को भी दिया रहेगा तो मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं। एंटी का दिया रहेगा, गॉच का दिया रहेगा तो निकाल लेंगे। एकदम डाटा बेस रहेगा, खाली फॉर्मूला याद रखना, डाटा दे दिया रहेगा तुमसे, तुम लोग सॉल्व हो जाएगा। उतारो इसको।
कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो बच्चों, इसमें से सबसे पहले आएगा बेयर्स। कौन आएगा? स्ट्रेन थ्योरी। साइंटिस्ट के नाम कौन है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये बेचारा क्या क्या बोला उसके बारे में ध्यान से समझना। किसके बारे में? बेयर्स के बारे में। बेयर्स क्या बोलता है? स्ट्रेंथ मतलब, स्ट्रेन मतलब समझता कि नहीं? बोलो जल्दी। एंगल स्ट्रेन। ये बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा। क्या बोलता है? डेल्टा थीटा। जिसका डेल्टा थीटा ज़्यादा होगा एंगल स्ट्रेन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बोलता है ठीक है, आपका डेल्टा थीटा निकल गया, तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। क्या बताइए? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन। जिसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम होगा। अब इसी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। किसके ऊपर? अब ये बोला क्या, ध्यान में सुन करके ध्यान जवाब देना। बोलता है क्या कि कोई भी जैसे साइक्लिक कंपाउंड रहेगा। कौन सा कंपाउंड रहेगा? साइक्लिक कंपाउंड रहेगा। तो उसका स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे? जैसे तुम्हारे पास ये वाला है 3 मेंबर का रिंग, फिर ये तुम्हारे पास है 4 मेंबर का रिंग, और ये तुम्हारे पास क्या है? 5, और एक क्या हो गया? तो बोलता है कि बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो बेयर्स बोला ना कि सबसे पहले आप एंगल स्ट्रेन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? और जिसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? आप बताओ, त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? तुम लोग पढ़ा होगा जरूर, 60 डिग्री। कितना डिग्री? और तुम लोग इसमें देखे आंखें से पता चल रहा है कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसमें बताओ पंचभुज में कितना होता है? 100 होता है। षष्ठभुज में 120। सब जानते हैं। अच्छा ये बता तो सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp और sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसी को हम लोग पॉइंट में लिखते हैं कैसे? 109.5 यहीं लिखते थे। तो सर यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इसका भी होगा 109 पॉइंट। इसका भी कितना हो जाएगा? 109 पॉइंट। और इसका भी कितना हो जाएगा? 109 पॉइंट। क्या हो जाएगा? 5। एंगल स्ट्रेंथ मतलब डेल्टा थीटा निकालना। डेल्टा के मतलब होता है चेंज। डेल्टा के मतलब क्या होता है? चेंज। बड़का में से छोटका घटाओ। 109.5 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 49.5। इसका डेल्टा थीटा निकालो। 109.5 में 90 घटाओगे तो कितना आएगा? 19.5। इसका घटा के बताओ, डेल्टा थीटा निकालना है। 109.5 में 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। इसका बताओ डेल्टा थीटा, बताओ जल्दी से। 11.5 भाई ना। देखो ध्यान से, इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, खाली डायरेक्शन नहीं लेंगे। अब ये बताओ डेल्टा थीटा मतलब बड़का में से छोटका घटाना रहता है। अब बताओ तुम्ही में डेल्टा थीटा का वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा। एंड सबसे कम किसका है? 1 पॉइंट। तो बोलता है डेल्टा थीटा मतलब एंगल स्ट्रेंथ। अगर एंगल स्ट्रेंथ उल्टा होता है स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? जिसका एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो बता सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा? जिसका एंगल स्ट्रेंथ क्या है? कम है। तो बताओ तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? पहले ये बताओ। 3 डिग्री वाला त्रिभुज वाला सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद कौन होगा? 4 वाला। उसके बाद कौन होगा? 6 वाला। उसके बाद कौन होगा? मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कितना मेंबर का रिंग होगा? 5 मेंबर का। किसके अकॉर्डिंग? बेयर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग?
बेयर्स बोला कि अगर ये हमारा साइक्लोहेक्सेन में स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है तो हम लोग इस तरह से पता करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेंथ। जिसका एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो बताओ 3 मेंबर से लेकर के 6 मेंबर तक सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताओ तो। सबसे ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर का, उसके बाद कौन होगा 6, उसके बाद कौन होगा, और उसके बाद कौन होगा 3। समझ में आ गया। ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग, बेयर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ये बताया कि इस तरह स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, जब इसके बताने के बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंटल, जब एक्सपेरिमेंट किए तो ये गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो बोला एक्सपेरिमेंट किए तो ठीक है 3 मेंबर का होगा, फिर 4 मेंबर का होगा, फिर 5 मेंबर का होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल कितना मेंबर का होगा, 6 मेंबर का हुआ। और एक्सपेरिमेंटल ये सही हुआ, ये क्या हो गया, गलत। सवाल पूछेगा तुमसे कभी कभी कि बेयर्स के अनुसार से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो बेयर्स के अनुसार से ऊपर वाला 5 मेंबर का रिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 6 मेंबर के। समझ में आया। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये देखा कौन, तो आएगा अभी साचे मोर थ्योरी। कौन थ्योरी, साचे मोर थ्योरी। ये किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग, बेयर्स के अकॉर्डिंग। अभी किसके बाद, पहले इसको उतारो। अच्छा, अब हम लोग जब इसके बारे में यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे आखिर 6 मेंबर को ज्यादा स्टेबल कौन हुआ था, आया साचे मोर थ्योरी। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये 2 अलग अलग आदमी है। क्या, एक रे बकवा भगा देंगे बाहर सीधे। ये है गुरु, क्या एक, और ये वाला है चेला। क्या है, दोनों साइंटिस्ट है ना। ये गुरु है और ये इसका क्या है, चेला है। समझ में आ रहा है। अब बेचारे ने खोज किया था यही, लेकिन गुरु था ना कर नाम बोला, नहीं आपका नाम आगे रख देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। साचे मोर थ्योरी, दोनों के एक साथ आया, साचे मोर थ्योरी। बोला कि नहीं कि ये जो आप 6 मेंबर का रिंग देख रहे हैं ना इस तरह करके, ये 6 मेंबर के रिंग अभी कैसा लग रहा है, एक प्लेन में ना नहीं है, तुम्हारा आंख फूट गया है ऐसा मत देखो। ये कैसा है, 3D में है। इसका 2 गो फॉर्म होता है। कितना फॉर्म है, 2 गो फॉर्म। एक को बोलते हैं चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं को, चेयर, जैसे कुर्सी जैसा लग रहा है, नहीं कुर्सी है। कोई कभी गया है समुद्र के किनारे, गया है ना, तो ऐसा ही चेयर लगा रहता है, ऐसे सब सूता रहता आराम से बालू में। समझ में आया, ऐसा ही रहता है। तो तुम लोग कभी नहीं गया होगा। हाँ ये देखो जानती है, क्या हुआ रे। और एक होता है बोट, बोट समझता है कि नहीं, नाव। ये क्या हो गया, ये बोलते हैं बोट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, बोट। और ये कौन सा फॉर्म हो गया, चेयर फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन ये 3D में देखेंगे तो एक बोट में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा क्या एग्जिस्ट करेगा, चेयर फॉर्म में। एक बोट फॉर्म और एक चेयर फॉर्म। तो ठीक बोला था वो जो बेयर्स बोला था ना कि अब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आप पता कर रहे हैं कि 1/डेल्टा थीटा या एंगल स्ट्रेंथ, यही ना बताया था, एंगल स्ट्रेंथ, यही ना फॉर्मूला दिया था। बोल रहा है ये जो साइक्लोहेक्सेन आप देखे हैं ना एक आंखों से 2D में, आपको दिखाई दिया होगा 120 डिग्री और ऊपर 109.5 डिग्री, ऐसा होता नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसमें ये हम बताते हैं किस तरह से होता है इसका। ये जो चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म को यहाँ बना रहे हैं हम लोग। सबको दिख रहा है चेयर फॉर्म, अरे बोलो ना, सूझता है कि नहीं। चेयर फॉर्म ये पे कहाँ पे चल जाना, गोवा वगैरह, समझ में आया। उसमें सब यहाँ पे इसी पे रहता, सब बैठा हुआ। समझ में आया।
हाँ देखो यहाँ पे, अच्छा बता तो, बेंजीन में सब जानता है तुम लोग, बेंजीन में कितना हाइड्रोजन रहता है? 2 हाइड्रोजन हर कोना पे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, तो एक ऐसे और एगो ऐसे। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन और इसको बोलते हैं एक्सियल। नीचे में भी हाइड्रोजन होगा 2 गो, एक इक्वेटोरियल पे और एगो एक्सियल पे। यहाँ पे भी होगा एगो एक्सियल पे और एगो इक्वेटोरियल और एक हो गया एक्सियल। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, इसको एक्सियल, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, ऐसे करके। ये हो गया स्ट्रक्चर। कौन सा फॉर्म है ये? चेयर फॉर्म। कैसा फॉर्म है? जब इसको 3D में हम चेयर फॉर्म में देखते हैं तो इसके बीच में जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 120 डिग्री। और इसके बीच में भी जो कोण है ना वो कितना डिग्री बन रहा है? 120। ऐसे मत सोचना कि ऐसे है ये वाला, ठीक है? ये ऐसे है, उधर है उधर, और ये वाला इधर है 3D में। समझ में रहा है? तो बताओ तो यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी कितना डिग्री? 120। तो डेल्टा थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 माइनस 120 घटाओ, कितना आ जाएगा? मतलब डेल्टा थीटा का वैल्यू 0। और स्टेबिलिटी ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा। तो स्टेबिलिटी जो हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो जाता है? इन्फिनाइट। तो साइक्लोहेक्सेन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है क्या होता है? अनंत हो जाता है। प्रूफ हो गया कि नहीं? ये कौन दिया था? साचे मोर थ्योरी। उसी के अकॉर्डिंग जो बोला था बेयर्स कि आप ऐसे पता करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ठीक है, लेकिन आपको देखने का फेर है कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो ऐसे प्लेनर में नहीं होता है। ये 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है चेयर फॉर्म और एक का नाम क्या है? बोट फॉर्म। ये कभी कभी पूछता है, ध्यान से देखना। चेयर फॉर्म में जो होता है, ये जो हम पॉइंट दिखा रहे हैं, HE को लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। HE को बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा लाइन है ये? और एच ये जो होता है एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन है? एक्सियल लाइन। ये जो डिनोट किए हैं ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, इसको इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इसको एक्सियल, इसको एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। अब इसके बीच में जो कोण बन रहा है क्या बोल रहा है इसको? 120 डिग्री। और डेल्टा थीटा निकालेंगे, 120 में से 120 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो एंगल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 के मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट होगा। अब हम साचे मोर के अकॉर्डिंग बताएंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 6 मेंबर का रिंग, फिर कौन सा? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, तो 2 नहीं हो। चलो उतारो। देखो तो ये है चेयर फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये? चेयर। साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म? अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह करके, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है कि नहीं? एक हम बोट फॉर्म बनाते हैं। बोट मतलब होता है नाव। बोट मतलब क्या होता है? एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। सर इसके और इसके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं d। क्या मान लेते हैं? और इसके बीच में भी डिस्टेंस मान लेते हैं d डाइस। क्या मान लेते हैं? d डाइस। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ से 1 नंबर और 3 के बीच में 1,3, इसको बोलते हैं डायएक्सियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल डिस्टेंस। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? 1 और 4 के बीच में कोई जानता है क्या? फ्लैग पोल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? आज तुम तो बताओ तो ध्यान से, इन दोनों में दूरी कहां पे ज्यादा है? डी डैश का वैल्यू ज्यादा है कि डी का वैल्यू ज्यादा है? डी का ज्यादा है ना, मतलब डी का डिस्टेंस ज्यादा है। किससे? तो सर दूरी ज्यादा है तो रिपल्सन क्या होगा? कम। दूरी कम है तो झगड़ा क्या होगा? मतलब रिपल्सन कम होगा कि ज्यादा होगा? यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्सन क्या होगा? और जहाँ पे रिपल्सन कम होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। एक हो गया मोर स्टेबल और दूसरा क्या हो गया? तो तुमसे अगर पूछेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा? चेयर फॉर्म। उसके बाद कौन होगा?
बोट फॉर्म, क्या होगा? बोट फॉर्म। कभी कभी क्या होता है जानते हो? चेयर वाला अपने आप कन्वर्ट होता है किस में? बोट में। किस में कन्वर्ट होता है? तो सर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब जाएगा ना, या चेयर फॉर्म से अदर चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? रिंग फ्लिपिंग। देखो देखो, एक टर्म एक और आया यहाँ पे, क्या? रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? रिंग फ्लिपिंग। लिख सकते हैं द कन्वर्ट वन चेयर फॉर्म टू चेयर फॉर्म आर नोन एज रिंग फ्लिपिंग। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास एक चेयर फॉर्म है, कैसा फॉर्म है ये? चेयर फॉर्म। तो ये चेयर वाला कन्वर्ट होगा पहले हाफ चेयर में। कैसा आएगा? हाफ चेयर में। आधा चेयर, टांगे टूट गया कर, समझ में आया? फिर ये कन्वर्ट होता है ट्विस्ट बोट में। कैसा होता है? ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट का नाम सुना है? ऐसे ट्विस्ट बोट इसको बोलते हैं। अब फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा बोट फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोट फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम लोग चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या? हाफ चेयर। हाफ चेयर। और इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्ट बोट। क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? बोट फॉर्म। बताओ, एक चेयर फॉर्म से अदर चेयर फॉर्म में जो प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिंग फ्लिप। कितना बनेगा? 4 गो। पहला का नाम चेयर फॉर्म, दूसरा का नाम, उसके बाद आप ये बताओ कैसे कैसे बनता। सो देखो हमारे पास समझना, ठीक है? हम 3D में ऐसे चेयर है, कौन सा फॉर्म है ये? चेयर है कि नहीं? आराम से यहाँ पे सो सकते हो, यहाँ पे गर्दन रखो, पाँव यहाँ पे रखो, ऐसे ऐसे आराम से, ठीक है? ये बालू में से जाओगे ना समुद्र किनारे, तो सब यहाँ पे फॉरनर सब रहता सुता हुआ, समझ में आया? नहीं क्या कभी रे? फिल्म विल्म में नहीं देखा है? देखा कि नहीं? एकदम पूरा गोरी गोरी रहती है। देखो इधर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको चेयर फॉर्म। हम इसको दूसरे चेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको टेढ़ा करो इसे। इसको बोलते हैं हाफ चेयर। मोड़ दिए? क्या बोलेंगे इसको? हाफ चेयर। फिर इसको ऊपर उठा दो, बोट फॉर्म। किस में करा दिया? बोट फॉर्म। अब इसको उठा के ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो कैसा हो जाएगा? ट्विस्ट बोट। क्या हो जाएगा? तो कितना फॉर्म में बदले? चा है? कौन बोल रही रे? हाँ बोलो। अच्छा देखो, कुर्सी है तुम्हारे पास, तो ये कुर्सी है ना, ऐसे करके चेयर है ना, हमको कहीं लेके जाना है, तो इसको टंगड़ी मोड़ो पहले। मोड़ दिए? कौन सा फॉर्म में चल गया? हाफ चेयर में। फिर ऊपर उठा दो, बोट बन गया। बन गया कि नहीं? अब इसको अच्छा से मोड़ दो, आराम से। ट्विस्ट बोट बन गया कि नहीं? ट्विस्ट बोट क्रॉस लग गया। हो गया कि नहीं? अच्छा आप पूछेगा इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा तुम लोग कभी पढ़ा है चेयर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? चेयर फॉर्म। उसके बाद होता है ट्विस्ट बोट। कौन होता है? ये बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करता है, ट्विस्ट बोट। उसके बाद होता है बोट फॉर्म। कौन होता है? बोट फॉर्म। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? हाफ चेयर। हाफ चेयर। हाफ चेयर। अब तुम अनुमान लगाओ कि सर चेयर पे तो हम बैठेंगे तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, बोट भी बन जाएगा तो बोट पे भी बैठ सकते हैं, ट्विस्ट बोट पे भी बैठ सकते हैं। आधा चेयर पे तो कैसे बैठेगा? टांगे नहीं रहेगा। समझ में आया? देखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव पोटेंशियल, रिलेटिव पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा। तो बता, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सबसे कम। सबसे ज्यादा किसका होगा? हाफ चेयर का। हाफ चेयर। उसके बाद कौन होगा? बोट। कौन हो जाएगा? बोट फॉर्म। उसके बाद कौन होगा? ट्विस्ट बोट। उसके बाद कौन होगा? चेयर फॉर्म। चेयर
फॉर्म उतारो। ध्यान से देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन के बारे में एक बेयर्स था साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि साइक्लिक कंपाउंड जैसे रहेगा 3 मेंबर का रिंग, 4 मेंबर के रिंग, 5 मेंबर के रिंग सिंग, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता किए थे, तो एंगल स्ट्रेंथ को देख करके एंगल स्ट्रेंथ निकालना सीखे थे, दोनों का चेंज निकालते थे, जिसका एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता था उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, कम था। तो ये जब देखा तो उसमें पाया गया कि 5 मेंबर का रिंग का एंगल स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा है। लेकिन ये उतना अच्छा से देख नहीं पाया। बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया साइक्लोहेक्सेन का जो होता है एंगल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, 0 होता है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है चेयर तो दूसरा का नाम क्या है, बोट। ये कौन दिया था, साचे मोर थ्योरी, और वो एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री, और 120 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा डेल्टा थीटा का वैल्यू 0, डेल्टा थीटा 0 तो 1/0 बता क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो बाद में पता गया 6 मेंबर का रिंग सबसे ज़्यादा होता है, फिर 5 मेंबर, फिर 4, और फिर कौन हो जाता है, 3 मेंबर का। फिर हम बताए थे ये चेयर फॉर्म होता है और ये क्या होता है, बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म हम लोग जानते हैं, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में, बोट, क्योंकि इसके बीच में जो दूरी है इसके बीच में वो ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। जिसमें दूरी ज़्यादा तो रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा। अच्छा, हम बताए थे एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग। कितना प्रोसेस होता है, 4 गो, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट फॉर्म। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, बोट फॉर्म, हाफ चेयर। इसका रिलेटिव एनर्जी बता, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्टेबिलिटी के उल्टा होता है, हाफ चेयर, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट, चेयर फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक?